हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, करेंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल महीने का जो मैगजीन है उसे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट पे कवर कर रहे हैं। और इसका जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल इन दो टॉपिक को कवर कर लिया था। और आज के सेशन में हम लोग जो है वो जो बाकी के बचे हुए टॉपिक है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, विविध के अंतर्गत जो है जो नियुक्ति का टॉपिक है, वो सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही खेल कूद का जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और जो भी मिसलेनियस के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, चाहे वो प्राइज हो, अवार्ड हो, इसके अलावा फिर अपॉइंटमेंट हो गया, जो नेवल एक्सरसाइजेज है, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले, बुक एंड ऑथर को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण में एक अलग से दिया हुआ रहता है स्मरणीय तथ्य। इस स्मरणीय तथ्य में भी करेंट अफेयर्स को काफ़ी कॉन्साइज रूप में बताया हुआ रहता है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उससे होगा क्या कि आपका जो एक रिवीजन जो है वो करेंट अफेयर्स का यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। कमेंट में उसका जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसे ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसे डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उन सभी के ऊपर जो है काफ़ी अच्छे और डिटेल रूप में हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में देखा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन सारे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पे करवाए गए थे। और देखो, एग्ज़ाम में जो है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें जो है आपका ये सारे क्वेश्चन हिट ज़रूर करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही शुरू करते हैं आज के सेशन को। पिछले सेशन में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा ये जा रहा है कि वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं सीआरआर, उसके बाद है विधिक तरलता अनुपात अर्थात एसएलआर। तो इसमें कौन सा सही होगा। देखो, आरबीआई क्या है कि आरबीआई जो है वो बैंक को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म के लिए, और वो जिस रेट पे बैंकों को प्रोवाइड करता है उसी रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और वर्तमान में जो है वो रेपो रेट कितना चल रहा है, तो 6.50 जो है ये आपका फरवरी 2024 के अंत तक रेपो रेट था। वहीं अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि मान लो बैंकों के पास सरप्लस अमाउंट आ गया है, तो बैंक उस सरप्लस अमाउंट को क्या करता है, कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो आरबीआई के पास पार्क कर देता है। अब यही सरप्लस अमाउंट जो आरबीआई के पास पार्क किया गया है उसी के एवज में आरबीआई कुछ इंटरेस्ट भी इस बैंक को देता है, और उसी को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अगर फरवरी 2024 की एक डेडलाइन में देखें तो उस टाइम जो है रिवर्स रेपो रेट जो है वो आपका 3.35% था। वहीं सीआरआर क्या होता है कि जितने भी एनडीटीएल होते हैं, एनडीटीएल का मतलब आपको मालूम होगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, अर्थात बैंकों के पास जो फिक्स डिपॉजिट है या टर्म डिपॉजिट है उन सभी के द्वारा जितने पैसे भी बैंक को आए हैं तो उसका जो है एक सर्टेन परसेंटेज क्या होता है कि बैंकों को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, वो भी कैश के फॉर्म में। तो उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ये कैश के फॉर्म में रखा जाता है और आरबीआई के पास बैंक रखती है, और वो जो सर्टेन परसेंटेज है वो अभी कितना है, सीआरआर कितना है, तो वो अभी 4.50 है, 4.50। देखो, ये जो भी आपका बताया जा रहा है वो आपका बताया जा रहा है फरवरी 2024 के अंत तक का ये डेटा बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें एसएलआर की, तो एसएलआर जो है बैंक अपने पास ही रखता है, और ये जो है आपका गोल्ड के रूप में हो सकता है, कैश के रूप में हो सकता है, या फिर सिक्योरिटीज़ के रूप में भी बैंक अपने पास रखता है। तो ये होता है आपका एसएलआर, सांविधिक तरलता अनुपात। उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है जनरली आपका रेपो रेट पूछ दिया जाता है, और सीआरआर पूछा जाता है, एसएलआर पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे
पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उपग्रह के पार्ट्स, प्रणाली और उप प्रणाली बनाने में कितनी सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है 74, 49, 51 या 100%। देखो, एफडीआई से रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में जो है कितना एफडीआई दिया गया है, और चूंकि ये अंतरिक्ष का क्षेत्र है तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। हुआ ये कि अप्रैल 2023 में गवर्नमेंट ने जो है एक पॉलिसी लाई, उसका नाम था स्पेस पॉलिसी। स्पेस पॉलिसी कब? तो अप्रैल 2023 में भारत सरकार के द्वारा एक लाया जाता है, अंतरिक्ष नीति लिया जाता है, और उसमें बोला जाता है कि हम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे जो हमारा अंतरिक्ष से रिलेटेड है इसरो, तो इसरो तो गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों को भी जो है स्पेस में हम लोग बढ़ावा दें, ताकि उन लोगों के द्वारा जो निवेश किया जाए उससे हमारा स्पेस सेक्टर और ज़्यादा ग्रो हो। तो उनके द्वारा जो है जो निवेश किया जाए तो उसमें एफडीआई भी आएगा। तो एफडीआई को ओपन करने के लिए सरकार ने इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया। जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हो गया कि जो सैटेलाइट है उसे जो है बनाना, उसे जो है लॉन्च करना, अर्थात जो लॉन्च व्हीकल है उस से जुड़ा हुआ काम होगा। इसके अलावा जो स्पेस जो सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं तो उसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स लगते होंगे। तो ये अलग अलग कैटेगरी बना दिया गया, और उन अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग एफडीआई की सीमा रखी गई है, क्योंकि कुछ जो क्षेत्र है वो ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसमें जो है वो एफडीआई लिमिट रखा गया है। जैसे उपग्रह लॉन्च व्हीकल, तो यहाँ पे जो एफडीआई का लिमिट है वो 49% है। उपग्रह विनिर्माण मतलब उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तो वो 74% जो है एफडीआई को लिमिट किया गया है। लेकिन जो अंतरिक्ष क्षेत्र के उपग्रह के पार्ट्स हैं, ठीक है, उन पार्ट्स को या फिर जो सिस्टम है उसमें जो है एफडीआई की जो लिमिट है वो 100% तक छूट दी गई है, कि वहाँ तक जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। तो आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा कुछ इसी तरीके से बनेगा कि सरकार ने जो है वो उपग्रह लॉन्च व्हीकल में कितनी एफडीआई की मंजूरी दी है, उपग्रह विनिर्माण में कितना एफडीआई की मंजूरी दी है, या जो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उपग्रह के पार्ट्स है उसमें कितना जो है एफडीआई की मंजूरी दी है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में कितने रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है? देखो, जैसे आपका जो बाकी के फसल है तो उन फसल के लिए क्या होता है कि एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। उसी तरीके से चीनी के लिए जो है, चीनी के लिए अलग से एक नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है एफआरपी। इसे बोला जाता है फेयर रिम्यूरेटिव प्राइस, ठीक है। तो इस एफआरपी ये एक तरीके का जस्ट लाइक जो है वो आपका एमएसपी है। और इसके लिए क्या था कि पहले जो है सरकार इस पे देती थी 315 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। एफआरपी पहले कितना था? 315 रुपये प्रति क्विंटल था। अब उसी को बढ़ा के सरकार ने क्या कर दिया कि इसे बढ़ा के 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में कितने रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो आप ऐड कर सकते हैं कि 315 में कितना ऐड होने के बाद 340 बना है, तो आप देखोगे तो 25 रुपये प्रति क्विंटल की जो है एफआरपी में वृद्धि की गई है। और ये कब से कब तक के लिए होगा? तो चीनी का जो सत्र चलता है, चीनी का सत्र कब से है? तो अक्टूबर से लेके जो है, अक्टूबर से आपका सितंबर, ये आपका चीनी का जो है सत्र चलता है। तो उसी के लिए एफआरपी कितना तय किया गया है? तो 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा एफआरपी तय किया जाता है वैसे ही राज्य के द्वारा जो है एसएपी तय किया जाता है, अर्थात स्टेट एडवाइस प्राइस। ये भी आपका गन्ने के लिए ही होता है। नीचे कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं और इससे जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है कि खाद्यान्न वस्तुओं के लिए एमएसपी और एफआरपी की अनुशंसा कौन करता है? देखो, दो चीज़ है, एक है अनुशंसा करना और एक है घोषणा करना। एग्जाम में इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि खाद्यान्न वस्तुओं के लिए एमएसपी जो है
वो कौन उसकी अनुशंसा कौन करता है? तो अनुशंसा करने का जो काम है वो करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, अनुशंसा कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। वो कैलकुलेट करके बताता है कि हाँ इतना रुपया बढ़ना चाहिए इस तरीके से इस फसल में। लेकिन जो घोषणा करने का काम है वो करता है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इस चीज़ की घोषणा की जाती है। तो आप दोनों चीज़ों को क्लियर रखिएगा कि अनुशंसा कौन करता है और घोषणा कौन करता है। आगे पूछा जा रहा है टेली डेंसिटी। टेली डेंसिटी प्रति कितने व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या होती है? तो याद रखिएगा टेली डेंसिटी जो है प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या को कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि 100 व्यक्ति में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फ़ोन का यूज कर रहे हैं? तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो हर एक व्यक्ति के पास फ़ोन होता है, तो उस अनुसार जो है ये आपका 100% से ज़्यादा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जो वर्तमान में टेली डेंसिटी है वो आपका जो है वो है 85.23, अर्थात प्रति 100 व्यक्ति में जो है 85 व्यक्ति के पास जो है वो आपका वर्तमान में टेलीफोन कनेक्शन है। इस तरीके से टेली डेंसिटी का ये मतलब होता है। तो याद रखिएगा दिसंबर 2023 के अंत तक भारत की जो टेली डेंसिटी थी वो कितनी थी? 85.23। वहीं अगर बात करें तो सबसे कम जो है वो टेली डेंसिटी आपका बिहार में है। सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में 56.43 जो है वो टेली डेंसिटी, अर्थात 100 व्यक्ति में से जो है 56.43 व्यक्ति के पास, लगभग आप मान के चलो कि 56 व्यक्ति के पास ही जो है वो मोबाइल के कनेक्शन है। वहीं अगर पूरे भारत में बात किया जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका दिल्ली में देखने को मिलेगा। 278.28, मतलब लगभग हर एक व्यक्ति के पास 2 से 3 मोबाइल हैं। तो ये कहाँ का हो गया? ये आपका न्यू दिल्ली का हो गया। और ये जो है आपका बिहार का हो गया, सबसे कम बिहार में। और सबसे ज़्यादा आपका टेली डेंसिटी कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो आपका दिल्ली में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें ग्रामीण और शहरी टेली डेंसिटी की, तो ग्रामीण में जो है वो आपका 58.56 है और शहरी टेली डेंसिटी जो है वो 133.76 है। उम्मीद है कि आपको टेली डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा और ये आंकड़े भी पता चल गए होंगे कि भारत में कितनी टेली डेंसिटी है और सबसे कम किस राज्य में है? तो बिहार में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। हालांकि बिहार के बाद जो है यूपी का नंबर आता है, वहाँ पे 66.57 है। आगे पूछा जा रहा है दिसंबर 2023 के अंत तक किस राज्य में टेली डेंसिटी सबसे कम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार में जो है 56.43 था, यूपी में 66.57 और एमपी में जो है 67.82 है। आगे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 के अंत तक किस राज्य में टेली डेंसिटी सबसे अधिक था? यहाँ राज्य या यूटी की बात की जा रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में कितना अभी हम लोगों ने देखा था? 278.28। ठीक है। अगर राज्य की बात की जाए तो वहाँ पे राज्य में दिल्ली के बाद दिल्ली तो यूटी हो गया, उसके बाद राज्यों में आपको केरल का देखने को मिलेगा 121.77। अगला प्रश्न है IRCTC के नए चेयरमैन कौन है? तो देखो ये आपका जो है अब जो प्रश्न शुरू हो गया वो आपका अपॉइंटमेंट से शुरू हो गया और वहाँ से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं और अक्सर यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में देखा भी जाता है। तो देखते हैं इसको। पूछा जा रहा है IRCTC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखिएगा संजय कुमार जैन ये IRCTC के नए चेयरमैन हैं। वहीं अगर देखा जाए कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये जो है IRCTC का पूरा नाम है। और इसके नए चेयरमैन कौन बने? संजय कुमार जैन। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो है महेंद्र प्रताप पाल, इनका स्थान जो है वो संजय कुमार जैन ने ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है BBC के चेयरमैन बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? तो देखो BBC जो आपका एक न्यूज चैनल है ब्रिटेन का, तो उसके जो चेयरमैन बने हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। और वो कौन है? तो डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह जो है वो BBC के चेयरमैन बने हैं। आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री के कारण जो है ये BBC अभी जो विवादों में आ गया था। तो
ये चीज़ को आप याद रखिए कि बीबीसी के नए चेयरमैन जो है भारतीय मूल के बने हैं डॉक्टर समीर शाह। और डॉक्टर समीर शाह जो है इन्हीं 2019 में ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे जो है कुछ जो हाई कोर्ट हैं उनके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं वो हैं अरुण भंसाली, राजस्थान के मनिंदर मोहन, ओडिशा के चक्रधर शरण सिंह, मेघालय के एस वैद्यनाथन, गुवाहाटी के विजय बिश्नोई और उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो है वो रितु बाहरी। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ये हो जा रही है रितु बाहरी, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली ये महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इसलिए आपको याद रखना है रितु बाहरी के बारे में कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो रितु बाहरी। इस तरीके के प्रश्न ही जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। आगे पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है स्वामी रामभद्राचार्य, गुलजार दामोदर मौलो या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। देखो स्वामी रामभद्राचार्य को जो है वो संस्कृत लैंग्वेज के लिए और जो गुलजार है इन्हें जो है उर्दू लैंग्वेज के लिए ये सम्मान दिया गया। वहीं अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2023 में जो दिया गया ये आपका 58 दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र का ये सर्वोच्च सम्मान है और इसको देने की जो शुरुआत है वो आपका 1965 से किया गया था। और सबसे पहले किसे दिया गया तो वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप। और इन्हीं ये जो है मलयालम भाषा के लिए इन्हें ये दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए। एक्चुअली में क्या है कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया जाता है जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल जो 28 भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं में से किसी एक के लिए जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि एक बार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी जो है ये दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर जो है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं में से किसी एक भाषा के लिए जो है एक या दो भाषा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। और जो गुलजार है उनका एक और भी नाम है वो भी याद रखिए। गुलजार का नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार को आपने काफ़ी सुना होगा, इनके कई सारे गाने जो है आप बचपन से ही सुनते आए हो। और गुलजार की सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें जो है वो जय हो का जो गाना था स्लम डॉग मिलेनियर का, उसके लिए इन्हें जो है वो आप ऑस्कर प्राइज भी दिया जा चुका है। इन्हें ऑस्कर से भी सम्मानित किया जा चुका है जय हो गाने के लिए। तो ये गुलजार के बारे में था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो राशि दिया जाता है उसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही जो है एक वाग्देवी की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। अगला है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला। देखो बाफ्टा जो है इसका पूरा नाम होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ठीक है, ये बाफ्टा का फुल फॉर्म हो गया। और इसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 2024 के लिए उसका जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है वो दिया गया है ओपेनहाइमर को। इस बार जो है ओपेनहाइमर ये काफ़ी मतलब कुल 13 श्रेणियों में जो है इसे दिया गया है, प्राइज दिया गया है। तो याद रखिएगा ओपेनहाइमर को जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया और कुल 13 कैटेगरी के लिए ये नॉमिनेट हुआ था और उसमें से 7 कैटेगरी में जो है इसे प्राइज दिया गया है। वहीं अगला प्रश्न ये है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है। देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है वो दिया गया सिलियन मर्फी को। किसे? सिलियन मर्फी। और ये भी किस मूवी के लिए, तो इन्हें भी जो है ओपेनहाइमर के लिए ही दिया गया है, ओपेनहाइमर के लिए। और ओपेनहाइमर के जो डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टोफर नोलन। और अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का खिताब किसे दिया गया, निर्देशक का, तो वो दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को, जो कि ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा
पूछा जा रहा है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जो है वो जीता है एमा स्टोन ने। किसने? एमा स्टोन ने। और इन्हीं जो है यह पुरस्कार जो दिया गया है एमा स्टोन को, वो दिया गया है इनकी जो फिल्म है पुअर थिंग्स, उस मूवी के लिए इन्हें ये प्राइज दिया गया है। तो याद रखिएगा, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया एमा स्टोन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए। वहीं अगर सबसे डायरेक्टर की बात की जाए, बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए, तो वो दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन है आलोक कुमार, डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह, मोहन भागवत, बजरंग लाल बांगड़ा। तो याद रखिएगा, आलोक कुमार को जो है वो विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। और पहले ये जो है वो केंद्रीय जो प्रबंधन समिति है वो उसमें पहले से ही ये मौजूद थे, और उनको जो है एक तरीके से प्रमोट करके बना दिया गया है विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष। आगे पूछा जा रहा है कि लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय मानिक राव खान विलकर। तो याद रखिएगा, अजय मानिक राव खान विलकर को जो है लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। पिनाकी चंद्र घोष के बारे में याद रखिएगा कि लोकपाल के पहले जो अध्यक्ष हुए या न्यायमूर्ति हुए वो कौन हो गया? पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष भी इन्हें बोला जाता है। वहीं अगर बात की जाए लोकपाल में, तो लोकपाल में क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है, उसके अतिरिक्त जो है 8 और मेंबर होते हैं, जिसमें 4 न्यायिक होते हैं और 4 जो है वो गैर न्यायिक होते हैं। आगे निधन से रिलेटेड फैक्ट है, तो याद रखिए लेते हैं इसके भी। बोला जा रहा है फली सैम नरीमन, ये कौन थे? ये एक बहुत ही बड़े अधिवक्ता थे, और इन्हें जो है 1991 में पद्म भूषण दिया गया है। 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने कई सारे बुक भी जो है वो लिखे हैं, जैसे गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट, द स्टेट ऑफ द नेशन, इंडियाज लीगल सिस्टम, कैन इट बी सेव्ड बिफोर मेमोरी फेड्स। तो ये सारी बुक जो है वो लिखा गया फली सैम नरीमन के द्वारा। ये जो है बार एसोसिएशन जो है उसके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये सारा फैक्ट जो है याद रखिएगा फली सैम नरीमन के बारे में। आगे है एलेक्सी नवलिनी, तो ये कौन थे? ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी थे, और अभी ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इनका निधन जो है जेल में ही हो गया, और बोला जा रहा है कि इन्हें जो पॉइजन दिया जा रहा था, और उसी के कारण जो है इनकी मृत्यु हुई है। इस तरीके के प्रश्न जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी वर्ल्ड वाइड चर्चा में होते हैं। आगे बोला जा रहा है दत्ताजी राव गायकवाड़, ये इनका निधन हो गया, और ये भारत के सर्वाधिक उम्र के टेस्ट खिलाड़ी थे। आगे जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, देखो जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, और इन्होंने जो है अपनी मृत्यु जो है, जो जैन धर्म में एक विधि होता है संलेखन विधि, उसके द्वारा इन्होंने अपना देह त्याग दिया है। तो याद रखिएगा जैन मुनि आचार्य विद्यासागर का निधन हो गया, और ये कौन थे? तो जैन धर्म के एक गुरु थे, और इन्होंने संलेखन विधि के द्वारा अपना जो है देह त्याग दिया है। और इसके बाद जो है मतलब इनके देह त्यागने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है आधे दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया था। आगे है अमीन सयानी, देखो ये काफ़ी एक जाना पहचाना नाम है, और आपने भी शायद इन्हें सुना होगा अमीन सयानी को, या आपने हो सकता है ना भी सुना हो, लेकिन जितने भी पुराने लोग हैं जो पहले रेडियो सुना करते होंगे उनसे आप पूछिएगा कि अमीन सयानी कौन है। ये अपनी आवाज़ के लिए काफ़ी जाने जाते थे, इनकी आवाज़ जो है काफ़ी मधुर थी, और ये रेडियो कार्यक्रम का जो है प्रस्तुति करता थे। आगे है मनोहर जोशी, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर जोशी का निधन हो गया, और तो ये पूछा जा सकता है कि मनोहर जोशी कौन थे, या फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर जोशी।
पंकज उदास के भी गाने आपने काफ़ी सुने होंगे और इनका निधन हो गया 2006 में, जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बुक एंड ऑथर है, उसमें पूछा जा रहा है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब ब्रेकिंग द मोल्ड जो बुक है वो किसने लिखा है? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, रघुराम जी राजन, रोहित लांबा या बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। जो रघुराम जी राजन है आरबीआई के पूर्व गवर्नर और रोहित लांबा, उनके द्वारा ये ब्रेकिंग द मोल्ड जो है बुक लिखी गई है। आगे पूछा जा रहा है कि 11 रूल्स फॉर लाइफ किसकी पुस्तक है? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। देखो ऐसा देखा जाता है कि चेतन भगत की जितनी भी बुकें होती है उसमें आपको एक नंबर देखने को ज़रूर मिलेगा, जैसे 2 स्टेट्स, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड। तो ये जितने भी बुक इनके होते हैं उसमें एक नंबर पैटर्न जो है वो देखा जाता है, जैसे यहाँ पे 11 रूल्स फॉर लाइफ। तो इस तरीके से आप याद रखने में आपको आसानी होगा, इस चीज़ को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो। आगे कुछ और बुक है जैसे कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, ये ली कोनेन के द्वारा लिखा गया है। 14 डेज, ये मार्गरेट एडवुड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? मतलब इंडियन नेवी के द्वारा किस वर्ष को जो इंडियन नेवी के एम्प्लॉय हैं, जो नागरिक हैं, उन लोगों के लिए घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2024 को। 2024 जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा घोषित किया नौसेना नागरिक के वर्ष के रूप में। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी नौसेना के नागरिक हैं उनके प्रशासन, दक्षता और कल्याण को जो है ज़्यादा से ज़्यादा और भी उसमें वृद्धि किया जाए, इसी के लिए जो है इस 2024 को इस रूप में मनाया जाएगा। आगे पूछा जा रहा है फरवरी 2024 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, रायपुर, रांची या नई दिल्ली। तो इसका याद रखिएगा कि इस बार जो है वो आदि महोत्सव मनाया गया था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आदि महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो वो आपका न्यू दिल्ली में मनाया गया। और इसे आयोजित कौन करता है? तो इसे जो है ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। आपको मालूम होगा ट्राइफेड का मतलब यहाँ पे टी से जो है ट्राइबल कॉरपोरेशन, एम से मार्केटिंग, ठीक है। ट्राइफेड जो है वो क्या होता है कि ट्राइबल कॉरपोरेशन, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है फेड का फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मेन मोटो यही होता है कि जो भी आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं उसी जो है मार्केटिंग करना और उस पैसे से जो है उन्हें जो है हेल्प करना, उनके जीवन यापन में सुधार लाना, यही जो है ट्राइफेड का मेन उद्देश्य है। और उसी के द्वारा जो है आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया फरवरी में? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा इस अवसर पे जो है जो हमारे आदिवासी मंत्री हैं, मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल या फिर आप बोल सकते हैं जनजाति मंत्रालय के जो हेड हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा जो है वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी शुरुआत की गई है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसकी शुरुआत भी जो है वो किया गया है इस अवसर पे। आगे है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, भारत टेक्स 2024 जो है ये आपका कहाँ किया गया? ये भी आपका नई दिल्ली में किया गया है। तो 3 यहाँ पे आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में हो गया। एक तो आपका आदि महोत्सव, दूसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और तीसरा जो है भारत टेक्स। आगे पूछा जा रहा है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 का भागीदार देश कौन है? देखो हर साल जो है वो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जाता है। इस बार भी किया गया है। कहाँ? तो फरीदाबाद, हरियाणा में। और उसमें जो है एक राज्य को थीम राज्य के रूप में रखा जाता है और एक देश को जो है वो आपका भागीदार देश या पार्टनर कंट्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इस बार जो थीम राज्य था वो तो गुजरात था, लेकिन जो पार्टनर कंट्री है, भागीदार देश है,
वो आपका नामीबिया था। पार्टनर कंट्री कौन सा हो गया? नामीबिया, सॉरी नामीबिया नहीं, ये आपका तंजानिया हो जाएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 का जो भागीदार देश है वो आपका कौन हो जाएगा? तंजानिया। तंजानिया को जो है इस बार पार्टनर कंट्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और थीम राज कौन था? तो वो जो है गुजरात था। आगे बोला जा रहा है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 का विशिष्ट अतिथि कौन है? तो इस बार जो है वो विशिष्ट अतिथि के रूप में सऊदी अरब को जो है वो बुलाया गया था। और ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एनबीटी अर्थात जो नेशनल बुक ट्रस्ट है और टीटीपीओ इनके द्वारा अर्थात भारत व्यापार संवर्धन जो संगठन है उसके द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। आईसी हो गया इंडियन टीसी ट्रेड, पीसी जो है प्रमोशनल ओसी ऑर्गेनाइजेशन। तो आईटीपीओ और एनबीटी के द्वारा जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। उसमें जो विशेष अतिथि थे वो कौन थे? सऊदी अरब। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन है 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये। तो याद रखिएगा 150 रुपये। एक्चुअल में क्या है कि जो इस्कॉन के संस्थापक थे, ठीक है, इस्कॉन के जो संस्थापक हैं उनके नाम उनकी जो 150वीं जयंती है उस अवसर पे जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 150 रुपये का जो है सिक्का भी जारी किया गया है और डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है याद रखिएगा। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपका राजस्थान में। और इसका थीम क्या था? तो आकाश से बिजली का प्रहार, ये इस बार का थीम रखा गया था। आगे है मिलन 24। देखो जैसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, उसी तरीके से इंडियन नेवी के द्वारा जो मिलन 24 का आयोजन किया गया। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था विशाखापट्टनम में। आगे पूछा जा रहा है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? श्रीलंका, नेपाल, जापान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान इन दोनों के बीच आयोजित किया जाता है। और इस बार का ये जो आयोजन है वो आपका चलाया गया था 2 सप्ताह तक, जो है 2 सप्ताह तक ये चला। कहाँ पे? तो राजस्थान में ये इसका आयोजन किया गया था, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का। आगे है हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? देखो अभी हाल ही में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ये दिया गया है। तो किसे दिया गया? तो चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, इन तीनों व्यक्तियों को जो है ये इस बार भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। अगर यहाँ बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो देखो चौधरी चरण सिंह आपको मालूम होगा कि ये यूपी के जो है पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। ये 1967-68 में जो है वो यूपी के सीएम रहे थे। और इन्हें मेनली जो है किसान नेता के रूप में जाना जाता है। ये किसी भी पार्टी में रहे हमेशा जो है किसानों के बारे में ही बात करते थे। इसलिए इनका जो जन्म दिवस होता है 23 दिसंबर, उसे जो है किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को। फिर पीवी नरसिम्हा राव की अगर बात करें तो आपने राव और मनमोहन सिंह का जो जोड़ी की बात सुनते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के लिए, तो उसमें पीवी नरसिम्हा राव का नाम आता है। 1991 में जो है नया जो इकोनॉमिक पॉलिसी आया था तो उसमें जो है पीवी नरसिम्हा राव का भी बड़ा योगदान था। उस टाइम में जो वित्त मंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव ही थे। इसके बाद बात करें डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की, तो इन्हें जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का में जो है इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था और इसीलिए इन्हें जो है वो इन तीनों को भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके पहले अगर बात करें तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उन्हें जो है वो भारत रत्न दिया गया जनवरी 2021 में ही, 2024 में कर्पूरी ठाकुर को।
और उनके बाद जो है लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों लोगों को भी जो है 2024 में दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। तो इसलिए इन दोनों को भी याद रखना है, ठीक है। और देखो इन्हें दिया गया 23 जनवरी को जो है इनके नाम की घोषणा की गई कर्पूरी ठाकुर के। उसके बाद फिर 3 फरवरी को जो है लाल कृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा की गई, और उसके बाद जो है इन तीनों के नामों की घोषणा कर दी गई है भारत रत्न के लिए। आगे पूछा जा रहा है कि 15वें आईसीसी अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन है। देखो वनडे वर्ल्ड कप के लिए जो अंडर 19 की टीम है तो उसमें विजेता कौन हुआ है इस बार। तो इस बार का जो आयोजन हो रहा था वो हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, और फाइनल में था भारत और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जो विजेता हुआ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया है। तो याद रखिएगा जो 15वां आईसीसी अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप हुआ है उसकी मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका ने की, विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया रहा और उपविजेता जो है वो भारत रहा। वहीं इसका जो अगला मेज़बानी होगा अर्थात 2026 में जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया में, ये भी ध्यान में रखना है। आगे है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किन्हीं चुना गया है। तो याद रखिएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष है वो चुना गया है जय शाह को, जय शाह, इन्हें जो है एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है 500 प्लस टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो याद रखिएगा रविचंद्रन अश्विन जो है 500 प्लस टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। वही नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे जो है अनिल कुंबले हैं। आगे है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड सिल्वर कांस्य या कोई पदक नहीं। तो ये पहली बार है कि भारतीय एशिया बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में जो भारतीय महिला टीम है उसने जो है वो गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो आयोजन है वो किया गया था मलेशिया में, और भारतीय तीरंदाजी संघ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अर्जुन मुंडा को। ये भी आपका एक अलग करंट अफेयर्स हो जाता है कि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो अर्जुन मुंडा को बनाया गया है। अगला है 61वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ संपन्न हुआ। तो ये आपका संपन्न किया गया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में संपन्न किया गया। और इस बार जो शुभंकर था वो था वीरा मंगई, और जो डेमो खेल था वो था सिलंबम। तो इस तरीके से दर्पण का जो है वो सारा करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो कमेंट में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो दर्पण में स्मरणीय तथ्य है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखो स्मरणीय तथ्य क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स दिए हुए रहते हैं उनको यहाँ पे एक वन लाइनर फॉर्म में देने का प्रयास किया जाता है, और ये भी काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होता है। एक तरीके से आपको रिवीजन हो जाएगा चीज़ों का। जैसे पहला जो वीडियो था उसमें आपको बताया गया था कि किस राज्य की विधानसभा में यूसीसी को लागू किया गया, तो उत्तराखंड में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था। और मैंने ये भी बताया था कि गोवा में जो है स्वतंत्रता के पूर्व से ही यूसीसी लागू है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो है वो किस नाम से सस्ते चावल जो है बाज़ार में बेचने का निर्णय लिया गया है, तो वो लिया गया भारत चावल। भारत चावल के नाम से जो है वो भारत सरकार के द्वारा चावल बेचा जाएगा, और इसका जो रेट होगा वो 29 रुपये प्रति केजी होगा। वहीं इसके पहले जो है भारत सरकार के द्वारा भारत दाल और भारत आटा जो है वो पूर्व में बेचा जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि कौन जो है आपका एशिया क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में एसीसी का अध्यक्ष बनाया। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जय शाह को जो है बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष, वही चीज़ें यहाँ पे आपका बताया गया है। आगे भारत के गायक शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन और 5 संगीतकारों को किस संगीत बैंड के लिए 4 फरवरी को लॉस एंजल्स अमेरिका में दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो देखो इन सभी को जो है एक अवार्ड दिया गया है ग्रैमी अवार्ड, और किस चीज़ के लिए, तो दिस मोमेंट के लिए दिया गया। और इनका बैंड कौन सा है, तो इनका जो बैंड है वो है शक्ति बैंड। शक्ति बैंड के द्वारा एल्बम जारी किया गया था दिस मोमेंट, और उसी एल्बम के लिए जो है इन लोगों को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स है और आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
फिर अभी हम लोगों ने देखा था कि इस्कॉन के जो संस्थापक हैं उनकी जयंती पे 150 रुपये का जो है सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था। और वो कौन है, तो स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद। देखो इनका जो पूरा नाम है वो है अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिसे प्यार से लोग जो है श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इस्कॉन के संस्थापक थे और इन्हीं के 150वीं जयंती पे जो है वो सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। वहीं अगर इस्कॉन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कि किस राज्य में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया, तो वो आपका किया गया है पंजाब के चंडीगढ़ में। ठीक है, तो चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। और इस तरीके के प्रश्न आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे है कि 2024 में विश्व भारती पुरस्कार जबलपुर के किस संस्कृत के विद्वान को प्रदान किया गया, तो ये किया गया है रस बिहारी द्विवेदी को, प्रोफेसर रस बिहारी द्विवेदी को ये सम्मान दिया गया है। आगे है कि आरपीएफ द्वारा 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका किया गया है लखनऊ में। आरपीएफ के द्वारा जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, तो वो किया गया है सपनों की रोशनी। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सपनों की रोशनी जो है वो किसकी पुस्तक है, तो कैलाश सत्यार्थ की पुस्तक है। और कैलाश सत्यार्थ जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय व्यक्ति जिन्हें जो है शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 2014 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि मुफ्त बिजली देने के लिए कौन सी योजना जो है पीएम के द्वारा शुरू की गई है, तो वो है पीएम सूर्य घर योजना। और इस योजना के तहत क्या है कि सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, तो उसी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ही जो है पीएम सूर्य घर योजना लाया गया है। और इसके तहत लक्ष्य ये है कि हर महीने 300 यूनिट तक का जो बिजली है वो मुफ्त प्रदान किया जाए। आगे पूछा जा रहा है कि किस फल को असम का राजफल घोषित किया गया, तो याद रखिएगा काजी नींबू, जो खट्टे नींबू हैं उन्हें जो है असम का राजफल घोषित किया गया है। आगे है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली सरकार के किस बॉन्ड को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो वो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड को। इसे जो है सरकार के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि इसरो ने जो है हाल फिलहाल में क्या किया है कि एक अपना इसका जो सेटेलाइट था जो अब काम करना बंद कर दिया गया था उसे जो है नियंत्रित तरीके से वापस पृथ्वी के कक्षा में लाके हिंद महासागर में गिराया गया है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कार्टोसैट 2। कार्टोसैट 2 सेटेलाइट जो है इसे 2007 में छोड़ा गया था एक तरीके से जो हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सेटेलाइट इमेज है वो प्रदान करने के लिए, लेकिन चूंकि ये काम करना बंद कर दिया गया था तो इसी को जो है वो वापस नष्ट करने के लिए हिंद महासागर में गिराया गया है। आगे कि मौसम का अध्ययन करने के लिए फरवरी 2024 में किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो वो किया गया इनसैट 3DS। याद रखिएगा इनसैट 3DS ये क्या है, मौसम का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। फिर पूछा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास किया गया, तो अभी हम लोगों ने देखा था वायु शक्ति 2024, और ये किया कहाँ गया है, तो ये राजस्थान के पोखरण में किया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है आपका दुबई में। अगला पूछा जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ और वो आप ध्यान दीजिएगा। 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। मेन चीज़ें आपको बस ये याद रखना है कि 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। आगे है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में भारत के किस उद्योगपति को दूसरा स्थान, विश्व में दूसरा और भारत में प्रथम स्थान मिला है, तो मुकेश अंबानी को जो है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में
ये स्थान प्रदान किया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि इंडियन नेवी के पूर्व 8 सैनिक को किस देश ने जो है आजीवन कारावास की सज़ा से अब मुक्ति दे दी है या क्षमा कर दिया है? तो वो कतर की सरकार है। कतर की सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया है। आगे है कि WHO ने जो है स्वास्थ्य उन्नति के लिए किस संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखो, ये सम्मानित कौन कर रहा है? WHO कर रहा है, तो ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किसे किया गया? तो नीम हांस जो है एक एक संस्था है, उसको जो है ये अवार्ड दिया गया, नेशनल मंडेला अवार्ड दिया गया है। आगे बोला जा रहा है कि भारत की जो UPI है का प्रयोग फरवरी में किन देशों में प्रारंभ हो गया? तो फ्रांस में, मॉरिशस में और श्रीलंका में। इन 3 जगह में जो है ये स्टार्ट हो चुका है। फिर है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की टीम को हराकर किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फिर है चीन ने अंटार्कटिका में अपनी किस नवनिर्मित अनुसंधान स्टेशन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है किनलिंग। किनलिंग जो है वो संस्थान है चीन का, जो अंटार्कटिका में स्थित है। आगे पूछा जा रहा है कि किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो वो आपका संयुक्त अरब अमीरात है। वहाँ पे जो है हिंदू मंदिर का स्थापना किया गया है। आगे है चीन ने लूनर वर्ष 2024 वहाँ के व्यवस्था के अनुसार किस जानवर का वर्ष है? तो ये जो है ड्रैगन का वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2024 चाइना में। आगे है कि रूस में बंद एक पत्रकार का निधन हो गया। तो अभी हम लोगों ने देखा था एलेक्सी नेवेल्नी का जो है निधन हो गया है, और ये काफ़ी चर्चा में भी था। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने किस रॉकेट के मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया है? तो ये H3 का परीक्षण किया है। फिर है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जापान के पीछे छोड़कर किस देश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो वो जो है जर्मनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे किस रूढ़िवादी क्रिश्चियन देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक विधेयक जो है वो पारित किया गया? तो ग्रीस में जो है बोला जा रहा है समलैंगिक विवाह जो है उसे वैलिड करार किया जाएगा। आगे है 28 फरवरी 2024 को मलेशिया में खेले गए महिला बैडमिंटन टीम में फाइनल मैच में किस देश की टीम ने विजय प्राप्त की? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पहली बार जो है वो भारतीय महिला टीम ने जो है वो विजय प्राप्त किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से सारे जो स्मरणीय तथ्य हैं और जो दर्पण के जो भी मेन करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम लोग जो है यहाँ पे कवर कर लिए। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में दे सकते हैं और अपना सजेशन भी दे सकते हैं। जहाँ तक बात है PDF की, तो PDF आपको जो है वो ग्रुप में मिल जाएगा। आप इसे स्कैन कर के भी जो है वो ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।